सबसे पहली चीज़ हमारे पास है आईटी। अच्छा, एक चीज़ 2 से 3 एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूँ और स्ट्रक्चर के बाद उन चीज़ों को समझने की फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आईटी का जब आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है हमारे पास मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ कौन सी होती है भाई, जल्दी से बता दें। दूसरी चीज़ होती है ऑडिटर। एक चीज़ मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि आईटी के ऊपर आपके पास यू हैव 2 थिंग्स, सही है। पहली चीज़ आपके पास मैनेजमेंट है और दूसरी चीज़ आपके पास ऑडिटर है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यार आईटी से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या करती है, सही है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार आईटी से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या करती है, तो फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट ऑडिट में क्या होगा, ऑडिटर की क्या। अच्छा, जब मैं ऑडिटर की बात करता हूँ, तो ऑडिटर से रिलेटेड क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटजी, प्लानिंग में रिस्क की आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट, फिर प्लानिंग के बाद परफॉर्मेंस आती है, ऐसा ही है भाई। परफॉर्मेंस में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी आते हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी आते हैं, और फिर मेरे पास आती है रिपोर्टिंग। तो इसका मतलब है बच्चों, ये बात समझ आती है कि जब मैं आपसे कहता हूँ ना यार ऑडिटर, तो ऑडिटर से रिलेटेड फिर स्ट्रेटजी भी आ जाती है, फिर प्लानिंग भी आ जाता है, फिर परफॉर्मेंस भी आता है। मतलब आप कोई भी एरिया देख लें, ऑडिटर यही काम करता है ना, इसके अलावा क्या काम करता है। 2-3 चीज़ें और ऐड कर दें यार, कंक्लूडिंग भी ऐड कर दें, एक्सेप्टेंस भी ऐड कर दें, एंगेजमेंट भी ऐड कर दें, जो आपने ऐड करना है। द पॉइंट इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करिएगा कि अच्छा, अब पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो आईटी में क्या कर रही है, सही। मैनेजमेंट आईटी में क्या कर रही है, क्या टर्मिनोलॉजीज है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगी तो फिर आप ऑडिटर वाली चीज़ जो पेपर में आती है वो आपके लिए पिक करना बड़ी आसान हो जाएगी। क्लियर हो मेरे बच्चों। अब मैं वापस आपके सामने एक और डायग्राम बनाता हूँ। जब मैं आईटी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, कर रहा हूँ, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आईटी में हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है जनरल आईटी कंट्रोल, और दूसरा हमारे पास होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या ये बेसिक डिफरेंस हमको पता है कि यार अगर आईटी से रिलेटेड कोई चीज़ है ना, तो हमारे पास एक जनरल आईटी कंट्रोल होगा। जनरल आईटी कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवरऑल ऑल एप्लीकेशन से रिलेट करती है, ऐसा ही है। अच्छा, ऑल एप्लीकेशन, अभी मैं आपको सिर्फ मैनेजमेंट वाली साइड पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको ऑडिटर वाली साइड कोई नहीं पढ़ाऊंगा, सही है। तो जनरल आईटी कंट्रोल जो है वो सारे के सारे अच्छा, जनरल आईटी कंट्रोल के प्राइमरीली जो एलिमेंट्स है वो 3 एलिमेंट्स हैं। पहला आपके पास है सिस्टम, दूसरा आपके पास है प्रोग्राम, और तीसरा आपके पास है डेटाबेस, सही है। तो आपके पास हमेशा याद रखेगा, जब भी कोई दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, मैं वापस से रिपीट कर लूँ, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे कंपनी का अपना ERP सिस्टम हो, वॉट एवर द केसेस, वो सारी की सारी चीज़ें इवॉल्व करती हैं 3 चीज़ों के अराउंड। एक सिस्टम होगा, एक प्रोग्राम होगा, एक डेटाबेस होगा। जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो सिस्टम के अंदर मजीद 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले किसी न किसी IT सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और फिर जब सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बच्चों ये क्लियर? तो 2 चीज़ें होंगी, सही। या तो सिस्टम को डेवलप करोगे, सबसे पहला काम होगा, और सबसे आखिरी काम होगा कि आपने सिस्टम को कंटिन्यू रखना है। जब प्रोग्राम की बात आएगी तो प्रोग्राम में जो चेंजेस होनी चाहिए, वो चेंजेस क्या होनी चाहिए, वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए और वो अनऑथराइज्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस होता है, तो वो जो डेटाबेस हो वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट वर्जन यूज़ होना चाहिए, और कोई भी अनऑथराइज बंदा डेटाबेस में जाके चीज़ों को चेंज ना कर दे। ऐसा ही है मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है। और फिर हमारे पास इन सारे प्रोसेस से रिलेटेड बहुत से कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, आपको नहीं लगता सिस्टम की टेस्टिंग करनी चाहिए? आपको नहीं लगता सिस्टम की ट्रेनिंग करनी चाहिए? आपको नहीं लगता प्रॉपर IT स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए? इसी तरीके जब सिस्टम कंटिन्यूटी की बात आती है, तो आपको नहीं लगता कंटिन्यूटी के लिए प्रॉपर बैकअप लेने चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनना चाहिए? ऐसा ही है भाई, टेक्निकल सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ हमारे पास आती है, सही है। फिर सेम कंट्रोल्स हमारे पास प्रोग्राम से रिलेटेड आ जाते हैं, सेम कंट्रोल्स हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड आ जाते हैं, जो कि हमारे पास किताब में मेंशन्ड है। कहाँ मेंशन्ड है? किताब में हमारे पास मेंशन्ड है कहीं, ये इंटरनल कंट्रोल 335 पे है। मेरे सिर्फ आपका आधा घंटा चाहिए बच्चों, सही है। थोड़ी सी अच्छी चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एग्जामिनर पूछ ले तो वो आपको परेशानी ना हो बस। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो जनरल IT कंट्रोल जो हमारे पास है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो मैंने कहा सिस्टम से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं। पहले एक डेवलप होगा और फिर उसके बाद जाके हमारे पास कंटिन्यूटी होगी सिस्टम की। डेवलप होगा फिर कंटिन्यूटी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार हमारे पास जो है वो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में जो चेंजेस होंगी वो कैसी होनी चाहिए? जब भी प्रोग्राम में कोई चेंजेस होंगी तो क्या टेस्टिंग होनी चाहिए? जितनी भी प्रोग्राम में चेंजेस होनी चाहिए क्या वो ऑथराइज होनी चाहिए? क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए?
ऐसा ही है प्यारे बच्चों। और कहीं कोई अनऑथराइज चेंज ना हो जाए, वही प्रोग्राम के ऊपर कोई अनऑथराइज चेंजेस ना हो जाए, प्रोग्राम के ऊपर अनऑथराइज चेंजेस ना हो जाए, तो इसका मतलब है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम चेंजेस, आपको लॉग मेंटेन होने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए ये चेंज तो हमने करा ही नहीं है यार। पूरी किताब है, मतलब हैंड आउट क्या शेयर करना है, दुआ पूरी किताब मैंने आपको बना के दी हुई है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, लॉग्स मेंटेन होने चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, एंटीवायरस होना चाहिए। तो कुछ अनऑथराइज के लिए आप एंटीवायरस डालते हैं, आप लॉग्स डालते हैं, आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ डालते हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस डालते हैं कि भाई हर किसी के पास एक्सेस नहीं होगा। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डेटा से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। करेक्ट वर्जन यूज़ होना चाहिए। आप देखें ना, अगर रेट बैंक जो है वो डेली बेसिस पे कैबोर का रेट अपडेट करता है, तो क्या ये डेटाबेस है मेरे बच्चों? क्या बैंक के सिस्टम में ये डेटाबेस है कि जो उसके पास डेली बेसिस पे कैबोर रेट आ रहे होते हैं? हाँ, वो कैबोर रेट हमारे पास जो है वो, और क्या वो कैबोर रेट डिफरेंट सिस्टम उठा के इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहा होता है? हाँ जी, कैलकुलेट कर रहा होता है। अगर कल को मैंने गलती से पुरानी वाले डेटाबेस के अंदर मेरे पास करेक्ट वर्जन यूज़ नहीं हो रहा और सिस्टम जो है वो पुराना वाला कैबोर का रेट उठा रहा था, इसका मतलब है सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैलकुलेशन हो रही है इंटरेस्ट इनकम की, वो सारी गलत हो जाएगी। तो फिर मेरे पास चेंजेस आ जाती हैं डेटा फाइल से रिलेटेड। अगेन जब मैं बात करता हूँ अमेंडमेंट टू डेटा फाइल्स, तो अगेन वो कहता है कि यार ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ के पास एक्सेस होना चाहिए, फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, पासवर्ड्स होने चाहिए, फायरवॉल होने चाहिए। बच्चों ये चीज़ें समझ आती हैं, ये कंट्रोल समझ आते हैं। ये थोड़े बहुत मैंने कंट्रोल लिख दिए, सारी किताब में लिखे, मैं थोड़े बहुत ही कंट्रोल मैंने लिख दिए, कुछ समझ में आते हैं आपको? ये आपकी ग्रिप में होने चाहिए, सही है? ये आपकी ग्रिप में होने चाहिए और आपको पर्पस पता होना चाहिए कि इन कंट्रोल्स का पर्पस है क्या, सही है? इन कंट्रोल्स का पर्पस है क्या? क्या इसमें से किसी भी कंट्रोल से क्या कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है? क्या कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है? क्या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है? तो इसका मतलब है जर्नल आईटी कंट्रोल है। मतलब कोई भी हो, चाहे आपका सेल्स का सिस्टम हो, चाहे परचेज का सिस्टम हो, चाहे पेरोल का सिस्टम हो, अगर आपने डेवलपमेंट में अच्छे कंट्रोल्स नहीं रखे, प्रोग्राम चेंजेस में अच्छे कंट्रोल्स नहीं रखे, तो इसका मतलब अच्छा। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है एप्लीकेशन कंट्रोल। ये वो कंट्रोल होते हैं जो कि ट्रांजैक्शन की इनिशिएशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होते हैं बच्चों। ऐसा ही है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहे होंगे, प्रोसेस कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आके आपके पास कुछ कंट्रोल आएंगे, सही है? और हमने कहा था बहुत से कंट्रोल्स होते हैं, एग्जिस्टेंस चेक, रेंज चेक, डुप्लीकेट चेक, ब्लैंक चेक, लिमिट चेक। ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी ने एक सेल्स का सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर एक सिस्टम बनाया है, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास एक ऑथराइज्ड कस्टमर की लिस्ट आ रही है सिस्टम के अंदर, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। प्यारे बच्चों, जो ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट है ये क्या कहलाएगी? ये जो ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट है जो कि सिस्टम में अपलोड होती है वो क्या कहलाएगी, या उसके अंदर चेंजेस होती हैं, ज़बरदस्त मेरे बच्चों ये डेटा कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है सिस्टम में एक प्रोग्रामिंग हुई है कि वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है रेट से, सही है? और अगर करेंसी जो होती है फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी होती है, तो वो डेटाबेस में जाता है और एक्सचेंज रेट के बेसिस पे करेक्ट रेट उठा के PKR में इनवॉइस को जनरेट करता है। क्या ये एक प्रोग्रामिंग हुई होगी सिस्टम में? मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये सेल्स के सिस्टम को लॉगिन करता है, और जैसे ही लॉगिन करता है फ़ौरन से वो उसके पास एक पूरा विंडो आ जाता है और विंडो में पहली चीज़ पूछता है कि कस्टमर का नाम लिखो। वो कस्टमर का नाम जैसे ही लिखता है डी, क्या ये सिस्टम जाके डी को ढूंढेगा डेटाबेस में जाके? नहीं ढूंढेगा। क्या उसको डी मिलेगा? तो इसका मतलब है डी जो है वो ऑथराइज कस्टमर नहीं है। अगर ऑथराइज कस्टमर होता तो डेटाबेस में अपलोड होता, सही है? तो वो उसका मतलब है इसके अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर जनरेट कर ही नहीं सकता। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्या इसका एक्सेस सारे बंदों के पास होना चाहिए? सेल्स का एक्सेस सारे बंदों के पास होना चाहिए? बच्चों, क्या सेल्स का एक्सेस क्या एक्सेस बगैर आईडी पासवर्ड के होना चाहिए? क्या डेटाबेस पे कोई भी बंदा जाके चेंज कर सकता है? क्या कोई भी बंदा जाके प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता है? मुझे कम इन्वॉइस रखनी है, मैं जाके डेटाबेस में जाके USD का रेट 285 से 185 कर दूं ताकि PKR की इन्वॉइस कम हो जाए। तो यहाँ पे जो सिस्टम के ऊपर कंट्रोल्स आ रहे हैं, जो मैंने आपको कंट्रोल्स पढ़ाए, इससे कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट प्रोसेस या रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन ये हेल्प करती है कि ट्रांजैक्शन सही इनिशिएट हो, सही प्रोसेस हो, सही रिकॉर्ड हो। सही का मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ पे जाके डी को ऐड कर दे डेटाबेस में, तो क्या अब कस्टमर डी के अगेंस्ट सेल हो सकती है? क्या सेल्स ऑर्डर जनरेट हो सकता है मेरे बच्चों? क्या अच्छा, जब सेल्स ऑर्डर जनरेट हो सकता है तो क्या सेल्स ऑर्डर वैसे जनरेट होना चाहिए था इसको?
तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन कंट्रोल जितना भी अच्छा हो, एग्जिस्टेंस चेक इस फ्रॉड को नहीं रोक सकता। कौन फ्रॉड को रोक सकता है? जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया कि मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया कि यार कुछ चीज़ें होती हैं, जनरल IT कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मुझे जल्दी छेती बता दो, स्ट्रेटजी में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मेरे बच्चों? अगर एक कंपनी जो है वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स IT सिस्टम को यूज़ कर रही है तो आपकी स्ट्रेटजी में क्या इम्पैक्ट आएगा? 2-3 पॉइंट बता दो। स्ट्रेटजी में आ जाओ ना, अभी स्ट्रेटजी में आ जाओ। क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? आप अपने IT एक्सपर्ट को यूज़ करेंगे स्ट्रेटजी में। जब आप IT एक्सपर्ट को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या जनरल IT कंट्रोल इफेक्टिव है और क्या एप्लीकेशन कंट्रोल इफेक्टिव है। क्या आप अपने IT टीम को कहेंगे कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर कंफर्ट दो, बिकॉज कंपनी जो है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर के थ्रू कर रही है, मैनुअली तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकते हैं। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, प्लानिंग फेज़ में मुझे बताएं, अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये से लिंक्ड हो रही है जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। अच्छा, अगर वो आपसे कुछ पूछ ले कि नॉर्मली कौन से कंट्रोल्स को मैं टेस्ट करता हूं, तो आप लिख सकते हो। अगर वो आपसे पूछ ले कि नॉर्मली कौन से कंट्रोल्स को टेस्ट किए जाएंगे, एक न्यू सिस्टम डेवलप्ड हुआ है और डेटाबेस है और प्रोग्रामिंग है, ज़बरदस्त। तो बच्चों समझ आ रही है, मैनेजमेंट की चीज़ें पता होंगी तो ऑडिटर वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। क्लियर हो? यहाँ पे क्लियर हो? थोड़ी सी अप्रोच समझ आती है मेरे बच्चों को? ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है, एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ICT, और इसको भी आपके सिलेबस का एक तरीके से पार्ट बना दिया गया है। सही है? तो मैं आपके सामने स्टडी टेक्स्ट ही खोल लूँगा। मैं आपके सामने स्टडी टेक्स्ट ही खोल लेता हूँ बच्चों। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल IT कंट्रोल है पढ़ लिए हैं बच्चों हमने, वैसे ये पढ़े हुए। फिर वो आपके सामने कहता है व्हाट इज़ ICT? तो ICT है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये हो गया कि IT जो है, नॉर्मली जो हमारे पास IT है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। IT हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। बस एक और चीज़ ऐड कर दी है, जिसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो IT के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा जिस तरीके से एक बूम आया है हमारे पास IT वगैरह में। और अगर आप देखें तो पहले थोड़ा सा, अगर आप लेगेसी सिस्टम देखें, पहले आपको बैंक से काम होता था, आप कहाँ जाते थे? आप ब्रांच जाते थे। अगर आपको डिपॉजिट करना है, अगर आपको कैश विड्रॉल करना है, आप कहाँ जाते थे? आप ब्रांच में जाते थे। सही है? फिर उसके बाद थोड़ी सी चेंज आया, आप फिर कहाँ जाने लगे? ATM जाने लगे। सही है? आप ATM मशीन जाने लगे और आपने कहा यार अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मैं ATM के थ्रू विड्रॉ कर सकता हूँ। क्या ये ATM की मशीन कम्युनिकेट कर रही है बैंक के मेन सर्वर से? अच्छा, फिर आप कहें यार एक और चीज़ आ गई जिसका नाम है मोबाइल ऐप। ऐसा ही है भाई? फिर आप कहेंगे यार अब तो मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गई। अब जब मोबाइल एप्लीकेशन आ गई है तो आप एक बंदे बैठे हुए, आपके पास एक मोबाइल है और आप इस मोबाइल से बैंक के सर्वर पे एक्सेस करते हैं और सर्वर पे एक्सेस करके अपना अकाउंट बैलेंस, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र, इजी लोड, ये सारे काम बैठ के आप मोबाइल की एप्लीकेशन से कर रहे हो और आपकी मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वो बैंक के सर्वर को एक्सेस कर रही है। ऐसा ही है मेरे बच्चों। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है, सिस्टम जो है, इसका मतलब है वो आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो है बैंक के सर्वर में जाती है, बैंक के सर्वर में जाकर चेक करती है कि इस कस्टमर की औकात है कि नहीं। अगर औकात नहीं है तो वो आपको ट्रांजैक्शन करने नहीं देगी। हमसा क्लियर हो मेरे बच्चों? अच्छा, तो इसका मतलब हो गया तो अच्छा, IT पहले भी था, IT अभी भी है, लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ हो रही है जिसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन। थोड़ा सा आप और एग्जांपल ले लें। पहले जो है वो आप जाते थे ज़ैनब मार्केट, रैक्स मार्केट, इब्तदाई शॉपिंग हम यहीं से करते हैं ना यार। रैक्स मार्केट चले गए, ज़ैनब मार्केट चले गए, सदर चले गए। सही है? हम यहाँ शॉपिंग करते थे। अब हम कैसे शॉपिंग कर रहे हैं? अब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं बैठ के कम्युनिकेट कर रहा हूँ कंपनी के सिस्टम के साथ। तो इस तरह की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बच्चों, इसके अंदर बस एक वर्ड ऐड हो गया जिसका नाम क्या है? कम्युनिकेशन। तो अगर पेपर में ICT से रिलेटेड कुछ इस तरह का वर्ड आता है या चीज़ें आती हैं तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बस ये समझने की कोशिश करना कि है तो ये IT ही ना, ये है तो एक चीज़ IT ही ना। तो इसका मतलब है जो कंट्रोल्स आ रहे होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, जो अप्रोच आ रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी? वो यहाँ से आ रही होगी। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो इसने कहा भाई ICT सिक्योरिटी से रिलेटेड 3 चीज़ें: आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सिक्योर कंटेंट एंड थ्रेट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। और अगर आप इसको पढ़ लें
solution used to identify users in a system and control their access to resource within that system। मैं जाके सिर्फ अपने अकाउंट बैलेंस एक्सेस कर सकता हूँ, बाकी किसी का नहीं कर सकता। यूजर राइट एंड रिस्ट्रिक्शन, ये वही वर्ड है जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सही है। एंटीवायरसेस, स्पाईवेयर, स्पैम, ये वही चीज़ें हैं। अनऑथराइज यूज और डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये वही चीज़ें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाई, सही है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो इसका मतलब है एग्जैक्टली अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर वो आईसीटी से रिलेटेड भी आपसे कुछ पूछ लेगा, सिक्योरिटी, तो जब वो आईटी की सिक्योरिटी की बात करता है तो वो उसका आंसर जनरल आईटी कंट्रोल से ही निकलेगा। और मैं सिर्फ इतने 3 स्टडी एक्स में जो ये 3 फुजुल के पॉइंट दिए हुए, मैं इसका मोहताज नहीं हूँ। जब वो आपसे बात करेगा आईटी के आईसीटी से रिलेटेड आईटी कंट्रोल्स के ऊपर, तो आपकी बाइबल क्या होगी अब्दुल्ला? आपकी बाइबल क्या होगी मेरा बच्चा? बस जबरदस्त। और आईटी के अंदर कौन से वाले आईटी कंट्रोल्स लिखोगे? बस जबरदस्त आईटीजीसी लिखोगे। अच्छा, एक चीज़ सुन लें, ब्रॉडली एक चीज़ समझ लें भाई, हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हमने सारी स्ट्रेटजी वगैरह बनाई, सब कुछ किया, और पता चला कि जो जनरल आईटी कंट्रोल हैं ये इनइफेक्टिव है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि भाई ये जो डेटाबेस है ना, इसमें जाके कोई भी बंदा चेंज कर सकता है, प्रोग्राम में जाके कोई भी बंदा चेंज कर सकता है। अगर इस तरह के मसले हैं तो इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है, क्या वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट है? सिंपल सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। आप कोई भी कस्टमर ऐड कर सकते हो, एक्सचेंज रेट को जाके चेंज कर सकते हो। तो क्या वाकई में एक्सचेंज रेट 185 का था? 185 का तो नहीं था, बट चूंकि यहाँ पे कंट्रोल अच्छा नहीं था तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन 185 पे रिकॉर्ड हो गई। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली इंपैक्ट कहाँ आएगा? अल्टीमेटली इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ रिकॉर्ड है वो सही रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है आपने जब इस तरह के सिस्टम को ऑडिट करेंगे तो आपकी स्ट्रेटेजी अप्रोच क्या होती है? आप उन आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। अच्छा, आईटी कंट्रोल को टेस्ट करना मैंडेटरी कब हो जाएगा आपके लिए, ये भी बता दें। उन आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करना मैंडेटरी कब हो जाएगा मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए जल्दी से बता दें। When substantive procedures alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? एंड कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। भाई क्या बैंक में इंटरेस्ट इनकम के ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से तुम्हें रिलायंस मिल सकती है? क्या बैंक में इंटरेस्ट इनकम के ऊपर या डिपॉजिटर जो है और 25, 30, 50 लाख 1 करोड़ डिपॉजिटर है और उसका डेली बेसिस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट हो रहा है, क्या 100, 150, 200, 500, 1000 कस्टमर की वाउचिंग से तुम वेरीफाई कर सकते हो? क्या रिलायंस ले सकते हो? इट मीन्स यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल को टेस्ट करना लाजमी हो जाएगा, जर्नल आईटी कंट्रोल्स को टेस्ट करना लाजमी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब है हर एक चीज़ का इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होता है। और अगर ये आईटी का सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, सही है, अगर इसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रही है, प्रोसेस हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो कहाँ रिकॉर्ड हो रही होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रही होती है। और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक ओपिनियन देना होता है बच्चों। अच्छा, अब इसके अंदर मसला क्या होता है? तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया छोटा सा आईसीटी का, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड मसला आता है साइबर सिक्योरिटी। अगेन इसको भी इसी अप्रोच से पढ़ लें, सेम अप्रोच से पढ़ा दूं बच्चों। अब्दुल वहाब बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब है जब साइबर सिक्योरिटी आएगा, अच्छा इसी तरीके से आगे जाके एआई को भी डिस्कस कर लें, इसी तरीके से आगे जाके डेटा एनालिटिक्स को भी डिस्कस कर लें, और सेम अप्रोच से डिस्कस कर लें। दो अप्रोच। क्लियर है बच्चों? तो बस 15-20 मिनट मुझे और चाहिए ताकि जो वर्ड्स आए ना तो तुम्हें बाइबल पता हो कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारे लिए परेशानी ना हो। अच्छा, तो साइबर सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी 2 वर्ड आ जाते हैं भाई, मैनेजमेंट आ जाता है और ऑडिटर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी हुई है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है फॉर साइबर सिक्योरिटी? भाई बच्चों जल्दी से आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, तभी स्टैटिस्टिक्स खोल के पढ़ा रहा हूं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में लिखी हुई है चीज। व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी? सही है। व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट? सही है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है, ये पढ़ लो एक बार। हाउ इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड स्टोर्ड? व्हाट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड? हु हैज द एक्सेस? एक्सेस वाला वर्ड कहां से आ रहा है बच्चों? एक्सेस का वर्ड कहां से आ रहा है? जबरदस्त, GITC। अच्छा ज़बरदस्त। हाउ अवर एंटिटी सिक्योर्स इट्स सिस्टम, नेटवर्क, ईमेल्स? समझ आ रहा है कहाँ से वर्ड्स आ रहा है? हाउ मच ऑफ माई इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द क्लाउड? व्हाट आर अवर बैकअप स्ट्रेटेजीज एंड हाउ इफेक्टिव दे आर? इज देयर अ डिजास्टर रिकवरी प्लान फॉर डेटा सेंटर फेलियर? अब मुझे बताओ, थोड़े से और तुम ऐड कर दो, थोड़े से और तुम अब ऐड करो, अब खुद से ऐड करो जल्दी से। ज़बरदस्त मेरा बच्चा, ज़बरदस्त अवेश मेरा बच्चा, ज़बरदस्त। क्लियर है बच्चों? मेरे बच्चों ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। तो इसका मतलब है अगर आपने किसी कंपनी के साइबर सिक्योरिटी को असेस करना हो या साइबर रिस्क को असेस करना हो, तो इसका मतलब है आप ये असेस करेंगे भाई साइबर का मतलब क्या है? एक अनऑथराइज्ड बंदा आपके सिस्टम का एक्सेस कर ले, यही बात है ना। एक अनऑथराइज्ड बंदा आपके सिस्टम का एक्सेस कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा? और जब वो एक्सेस करेगा तो कुछ कॉपी करेगा, कुछ डिलीट करेगा, कुछ करेगा, तो इसका मतलब है लॉक्स। जब वो एक्सेस कर रहा होगा तो फायरवॉल,
कहीं वो वायरस वगैरह ना छोड़ दे जिसकी वजह से आपकी फाइल्स करप्ट हो जाए, तो एंटीवायरस। वो एक्सेस कर रहा है तो आपकी पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह क्या है वो चीज़। अगर वो एक्सेस कर भी ले तो क्या आपका डेटा इंक्रिप्टेड है कि नहीं है, उसके ऊपर बात। फिजिकल कंट्रोल्स ऐसा ही है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब है अगेन 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 ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास प्यारे बच्चों उससे आ रही है। सही है। यहाँ पे उसने कॉमन साइबर सिक्योरिटी रिस्क बताएं एंड यूज ऑफ जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल टू मिटिगेट दोस। तो उसने कहा कि पासवर्ड चोरी हो सकता है, ट्रैफिक इंटरसेप्शन हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो सकता है, क्रॉस साइट अटैक हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, क्रिप्टो जैकिंग हो सकता है, ट्रोजन वायरस हो सकता है। और इसके अगेंस्ट आप जितने भी कंट्रोल्स देख लें वो सारे के सारे वही हैं जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे। ऐसा ही है भाई, समझ आ रही है। तो अगर वो आपसे बोले कि भाई साइबर सिक्योरिटी में कोई कंट्रोल्स बताओ, क्या कंट्रोल्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी के कौन से कंट्रोल्स को टेस्ट करोगे, क्या लिख सकोगे? अगर वो आपसे बोले कंपनी के साइबर सिस्टम को असेस करना है आपने, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को असेस करना है आपने, क्या एक बाइबल पता होगी आपको कि कहाँ से स्टार्ट करना है? और यहाँ एग्जामिनर ने आपको कुछ बताए हुए कॉमन साइबर रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। रिसेंटली आपने देखा था कि कुछ कंपनीज वगैरह जो हैं वो कुछ कंपनीज का डेटा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि कुछ कंपनीज का डेटा कंप्लीटली हैक हो गया। तो वन ऑफ द रीज़न ये हुआ था कि बहुत सी जो हम कंपनीज होती है ना वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होती है ना। जब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जब अपडेट होती है, जब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जब वो अपडेट के लिए कहता है आपको कि जी आप अपडेट कर लें, जिस तरह हमारे पास iOS वगैरह होता है, एप्पल का फ़ोन होता है, सैमसंग का होता है, वो बार बार हमसे कहता है कि जी अपडेट करें, इसके अंदर मज़ीद सिक्योरिटी फीचर्स डालें। और अगर हम अपडेट नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब ये कि बाहर वाला हमारे सिस्टम को बड़े आराम से एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहली आसान चीज़ ये कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। दूसरी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, क्या ये वर्ड समझ आ रहा है? और ये समझ आ रहा है कहाँ से आया है? डिजास्टर रिकवरी प्लान, क्या ये वर्ड समझ आ रहा है कहाँ से आ रहा है? नहीं, जनरल आईटी कंट्रोल है, सही है। साइंड सॉफ्टवेयर पॉलिसीज, गेट रीड ऑफ अनवांटेड हार्डवेयर। लेकिन क्या मैं इसके अलावा और भी कंट्रोल स्ट्रेटजीज लिख सकता हूँ मेरे बच्चों? बस बच्चों मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सिर्फ आपको एक कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूँ। समझ आती है बात? अब ये सब क्लियर हो? अच्छा, तो यार ये जो चैप्टर है ना, ये वाला जो ऑडिट रिस्क के अंदर आईटी कंट्रोल, मतलब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, आईटी और मैनुअल। तो आईटी वाली चीज़ के ऊपर एग्जामिनर ने कुछ गाइडेंस दी हुई है स्टडीज़ के ऊपर। मेरी सजेशन आपको होगी एक बार रीड कर लेना। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यूजलेस हैं और फजूल लिखी हुई हैं, लेकिन मेरी सजेशन आपको होगी कि एक बार पढ़ के चले जाना। अब वो आईसीटी जो होता है, अब जो आईसीटी है, अब वो कह रहा है यही आईसीटी जो है वो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिटिगेटिंग कंट्रोल। यही आईसीटी आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिटिगेटिंग कंट्रोल। सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई जब मैनेजमेंट यूज़ कर रही है आईसीटी, तो क्या आप भी आईसीटी यूज़ कर सकते हो? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ चीज़ें आइज़र में भी लिखी है। तो भाई फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, हम जो ऐसे ऑडिट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, अब तो हमारे पास मोबाइल में सारी की सारी फाइल्स वगैरह आ रही होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें हम ये आईसीटी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है? मतलब बहुत फजूल की बातें लिखी है। हम मीटिंग कर सकते हैं, हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें कंपोनेंट ऑडिटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वीडियो कॉल के थ्रू या फिर क्रॉस फाइल के थ्रू हम चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ लिखी हुई है, खुदा न खास्ता एग्जामिनर पूछ ले, बहुत बेसिक है, पढ़ लेना एक बार। क्लियर है बच्चों? तो आईसीटी के ऊपर उसने पूछना आपको रिस्क चाहिए, सही है, कंट्रोल्स चाहिए, लेकिन आईसीटी ऑडिटर कैसे यूज़ करता है, और ऑडिटर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये नॉर्मली इसको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा था, एलिमेंट्स ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। कि जी जब आप साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट करते हो तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहला, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड द सिक्योरिटी कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी, रिव्यू ऑफ इंक्रिप्शन यूज, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, सिस्टम सिक्योरिटी, रोल बेस्ड एक्सेस, मैनेजमेंट ऑफ द प्रिविलेज्ड अकाउंट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंटीवायरस, एसओसी, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, फिजिकल सिक्योरिटी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, डिस्क इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या ये वर्ड समझ आ रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे बच्चों? और अब आप इनके मोहताज नहीं हैं, सारे के सारे वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? बस ज़बरदस्त। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ताकि वो अगर आपसे कोई स्पेसिफिक इस तरह की चीज़ पूछे, बिकॉज इसने डाली हुई है, तो वो आपसे पूछ सकता है। आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑडिटर कैन लुक टू इम्प्लीमेंट। ऐसे कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल होंगे जो कि ऑडिटर देखेगा कि क्या वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए? क्या मेजॉरिटी इसमें से हमारे पास जनरल आईटी कंट्रोल से आ रही है? तो याद करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, एक अप्रोच के तहत पढ़ना, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो साइबर सिक्योरिटी समझ में आ गया कि मैनेजमेंट के पार्ट पे कुछ कंट्रोल्स होंगे जो कि इम्प्लीमेंट करने, जिसकी वजह से, अब सुनिएगा मेरी बात को, जिसकी वजह से ऑडिटर की जो स्ट्रेटजी होगी,
अच्छा सर, साइबर सिक्योरिटी ये है, सुनिएगा, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी ये है कि कोई अनऑथराइज बंदा आके आपके सिस्टम को एक्सेस कर ले। तो इसकी वजह से ऑडिटर को क्या मसला है? क्यों मसला है इसकी वजह से ऑडिटर को? जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी, छेती छेती। अब आप समझ रहे हैं भाई, साइबर सिक्योरिटीज के अगर एक अनऑथराइज बंदा आके आपके सिस्टम को एक्सेस करता है तो ऑडिटर के लिए क्या मसला है? भाई ऑडिटर के लिए मसला ये है कि अगर वो सिस्टम को एक्सेस कर लेगा तो वो डेटा को चेंज कर सकता है, डेटा को करप्ट कर सकता है। सुनिएगा मेरी बात को, सही है? डेटा को चेंज कर सकता है, डेटा को करप्ट कर सकता है, या फिर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब वो डेटा को चेंज कर देगा, जब वो डेटा करप्ट मतलब डिलीट हो गया, सही है? तो अगर डेटा को चेंज कर देगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल्स आ रही है, क्या इसके ऊपर आपको रिलायंस मिल सकती है? तो डेटा को अगर करप्ट कर देगा या डेटा को डिलीट कर देगा तो क्या सेल्स के ऊपर अब आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं? स्कोप लिमिटेशन लिखा हुआ है, सही है? अगर वो डेटा ट्रांसफ़र कर ले और कस्टमर का डेटा था और वो कल को आपके ऊपर केस फाइल कर दे, प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, IAS 37 अप्लाई हो जाएगा? क्या डेटा के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं? जब लॉज एंड रेगुलेशन होंगे तो ISA 250 अप्लाई हो जाएगा। मेरे बच्चों समझ आ रही है? इसीलिए ऑडिटर जो है वो साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को असेस कर रहा होता है। और अगर साइबर सिक्योरिटी हो जाती है, साइबर ब्रीच हो जाता है मेरे बच्चों, तो फिर ये सारे इम्पैक्ट आपके पास आ जाएंगे। तो एग्जामिनर ने अब तक आपसे 2 सवाल पूछ लिए। पहला, साइबर अटैक हुआ, पहला सवाल डेटा ब्रीच हो गया, दूसरा सवाल डेटा लॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब है ये साइकिल आपसे पूछ चुका है, ऐसा ही है? क्या नहीं पूछा कि नॉर्मली साइबर के ऊपर क्या कंट्रोल्स होते हैं। समझ आ रही है मेरे बच्चों? आज तक ये नहीं पूछा है, तभी मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिया, GITC से लिंक करवा दिया। कभी ये नहीं पूछा कि साइबर के ऊपर आप क्या कंसीडर करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे आप अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है। मेरे बच्चों क्लियर हो? AI के ऊपर देखें, अगेन AI में एक तरफ है मैनेजमेंट और एक तरफ है ऑडिटर, सही है? अगर मैनेजमेंट AI को यूज़ करती है ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए अगर कंपनी AI को यूज़ करती है, क्या मतलब? इसका कोई एग्जांपल दे दो जल्दी से। मैंने अपने लेक्चर में बताई ये बात, मैंने AI के लेक्चर के ऊपर बताई है मेरे बात। बच्चों जल्दी से एग्जांपल दे दो। देखो बच्चों, यहाँ मसला है ना, थोड़ा सा यहाँ मसला है, सुने मेरी बात। एग्जाम्पल 1 दे रहा हूँ। कंपनी ने एक टूल बनाया जिसके अंदर AI जो है वो एक्सपेंडिचर को रिव्यू करेगा और उसको क्लासिफाई करेगा ईदर एज एन एक्सपेंस या एज एन एसेट। भाई समझ आ रही है बात? या तो उसको कैपिटलाइज कर देगा या उसको एक्सपेंस आउट कर देगा। ये बात समझ आती है? मैनेजमेंट ने एक AI का टूल बनाया है जिसके बेसिस पे आप जैसे ही उसको क्या कहते हैं, कोई भी आप कोई वाउचर या फिर कोई एक्सपेंस वगैरह बताओगे तो वो फ़ौरन से उसको ये असेस कर लेगा कि जी ये एक्सपेंस होना चाहिए या एसेट होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? नहीं, अवेज की प्रोग्रामिंग नहीं है, बिकॉज वो एसेट के बाद आगे मजीद बाइफर्केशन ये करेगा कि ये लैंड एंड बिल्डिंग में जाना चाहिए कि प्लांट एंड मशीनरी में जाना चाहिए। फिर वो बैठ के एजेंटिक AI अप्लाई करेगा और चेक करेगा कि प्लांट एंड मशीनरी की यूज़फुल लाइफ क्या है, वो उसकी यूज़फुल लाइफ भी आगे बताएगा और फिर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हो? अच्छा, इसी तरीके से मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर आप इन्वॉइस डालो और वो इन्वॉइस को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली इसको GL में रिकॉर्ड कर लेगा। वो चेक करेगा डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, वो चेक करेगा कस्टमर कोड क्या आ रहा है और उसके बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन को GL में रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा ही है। तीसरी चीज़ हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल वो ये है कि वो आपको अकाउंटिंग मेमो बना के दे देगा, अकाउंटिंग ओपिनियंस बना के दे देगा। इट कुड बी एनी, मतलब जो काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, चाहे वो इन्वॉइस हो, चाहे वो वाउचिंग हो, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो एस्टिमेट्स हो, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने एक सिस्टम या AI टूल बना लिया। ऐसा ही है मेरे बच्चों। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है 2 चीज़ें याद रखना बच्चों, 2 चीज़ें याद रखना। पहले बेसिक चीज़ समझ लो, मैं हैंडआउट भी शेयर कर दूंगा, बेसिक चीज़ समझ लो। सबसे पहले ये देखो कि जो मैनेजमेंट ने सिस्टम बनाया है, क्या मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंसी है, क्या मैनेजमेंट के पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, क्या ये रेलिवेंट है? अगर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट ही नहीं है और मैनेजमेंट के पास स्पेशलाइज्ड स्टाफ ही नहीं है कि वो एक AI टूल बना सके, तो वो AI टूल जो कल को जो अकाउंटिंग ओपिनियन बना के दे रहा है या इन्वॉइस स्कैन करके दे रहा है, क्या आपको उस पर रिलायंस आएगी?
तो पहली चीज़ कॉम्पिटेंसी, स्पेशलाइज स्किल्स। अच्छा, इससे भी ऊपर जाना है तो चले जाओ दोस्त जावेद गवर्नेंस इस चीज़ को कैसे ओवरसाइट करते हैं। दोस्त जावेद गवर्नेंस इस चीज़ को कैसे, बिकॉज अल्टीमेटली दोस्त जावेद गवर्नेंस आर रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो भाई दोस्त जावेद गवर्नेंस इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मैनेजमेंट जो सिस्टम बनाया है क्या उसकी टेस्टिंग करी है, क्या उसकी ट्रेनिंग करी। यार टेस्टिंग और ट्रेनिंग वाले वर्ड कहाँ से आ रहे हैं यार, ये समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। बस बच्चों ज़बरदस्त इसका मतलब है आप बैठ के GITC से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। आप बैठ के GITC से भी चीज़ों को लिख सकते हैं कि इस सिस्टम की टेस्टिंग किसने करी है, इस सिस्टम की ट्रेनिंग किसने करी है, प्लस आप देखेंगे कि क्या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है कि नहीं है। अगर जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को कोई रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर है बच्चों। अगर आउटपुट एक जो आ रहा है क्या उसको ह्यूमन रिव्यू कर रहा है। अगर मेरी बात सुने, अगर ये एक्सपेंडिचर है और इस एक्सपेंडिचर के बेसिस के बाद अगर उसको ह्यूमन बीइंग रिव्यू कर रहा है तो क्या मुझे AI पर रिलाई करने की ज़रूरत है इतना। मैं कहूँगा मसला ही नहीं है यार, तुमने कर लिया, सिस्टम जो भी करे ह्यूमन बीइंग रिव्यू कर रहा है ना, मैं ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल की तरफ जाऊँगा और ह्यूमन बीइंग को देखूंगा क्या वो स्पेशलाइज्ड है, क्या उसके पास स्किल्स है, क्या वो कॉम्पिटेंट है। समझ आ रहा है, तुम्हारा आईना पूरा चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों। लेकिन मसला कब आएगा, मसला तब आएगा जब ह्यूमन बीइंग रिव्यू ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है भाई फ़ायदा क्या हमारे रिव्यू करने का, अब तो ये सारी की सारी चीज़ें AI कर रहा है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें AI कर रहा है तो फिर आपने बैठ के जो है कंट्रोल के जितने भी प्रोसेस है उन सारी चीज़ों को, मेरा हैंड आउट देख लेना, बड़ा ज़बरदस्त है। कंट्रोल के 5 एलिमेंट पता है प्यारे बच्चों। कंट्रोल इन्होंने पता है दोस्त जावेद गवर्नेंस। मैनेजमेंट ने इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या रिस्क आइडेंटिफाई करे और असेस करे। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे हो रही है और रिकॉर्ड कैसे हो रही है। मतलब इनवॉइस सिस्टम में कौन डाल रहा है, वो सिस्टम में उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, फिर वो जाके किस तरह से जेल में जा रही है, ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट हो रही है, प्रोसेस हो रही है। इस सारे से चीज़ों में कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं। क्या इसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका मैनुअली कंट्रोल को रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या इसके अंदर हमारे पास IT कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, क्या इस पूरे प्रोसेस को कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो कंट्रोल्स को मॉनिटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है अगर वो आपसे मैनेजमेंट, अगर पेपर में ICAP में सवाल इस तरीके से आता है कि जी मैनेजमेंट ने जो है एक AI टूल बाय परचेस डेवलप किया है और वो जो AI टूल डेवलप किया है वो AI टूल ये करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ों को इनिशिएट भी कर देता है, प्रोसेस भी कर देता है और रिकॉर्ड भी कर देता है जर्नल लेजर में। अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन आए, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपके पास ये सवाल आ जाए और आपको बोले जी इवेल्युएट करें, आपको कहा जाए बताएं कोर्स ऑफ एक्शन बताएं, तो बच्चा फंस जाएगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा। आप कहेंगे कि भाई मैं सबसे पहला काम ये करूँगा, मैं अगर इवेल्युएट करने की बात कर रहे हैं तो मैं आउटपुट के ऊपर तो बाद में काम करूँगा, मैं सबसे पहले इवेल्युएशन में प्लानिंग में जाऊँगा। और चूंकि ये IT की चीज़ है और IT का पहला वर्ड जो ईजाद हुआ है, जो नाजिल हुआ है, वो आज 315 में हुआ है। 315 में कब हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट में नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल में हुआ है। इंटरनल कंट्रोल के हमारे पास जो है वो 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। 5 कॉम्पोनेंट्स में हमारे पास कंट्रोल एनवायरमेंट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कंट्रोल एक्टिविटी है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है। और जो हमारे पास कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं वो 2 किस्म के होते हैं, या तो कंट्रोल मेरे पास मैनुअल होंगे या कंट्रोल मेरे पास IT होंगे। इस फ्रेमवर्क को अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक बड़ा अच्छा आंसर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों। और यही इसी के तहत मैंने अपने हैंडआउट में भी आपको ये चीज़ें लिखी है। तो आप कहेंगे भाई सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या दोस्त जावेद गवर्नेंस इस प्रोसेस को ओवरसाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या ये पॉइंट समझ आता है। अगर वो चीज़ आप ये देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है तो क्या दोस्त जावेद गवर्नेंस को ओवरसाइट करता है नहीं करता। फिर आप कहेंगे कि भाई मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से इस प्रोसेस को इसको रिस्क असेसमेंट कर रही है, रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है। अगर वो AI के टूल्स को यूज़ कर रही है तो क्या मैनेजमेंट ने अपने रिस्क असेसमेंट को चेंज करा है कि नहीं करा, कोई रिस्क असेसमेंट करिए कि नहीं करी। फिर आप लिखेंगे तीसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्या आप मैनेजमेंट से समझेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन किस तरीके से इनिशिएट हो रही है, किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। वो ओवरऑल प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप समझ रहे होंगे तो फिर उसके अंदर जब कंट्रोल का वर्ड आएगा तो आप मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई कि कंट्रोल आपके पास कोई मैनुअल भी है कि नहीं है, और अगर कंट्रोल ऑटोमेटेड कंट्रोल भी कोई है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप इवेल्युएट करेंगे। क्या ये AI के टूल जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बच्चों डेटा तो इनपुट मुझे ही करना पड़ेगा ना, मतलब एक इनवॉइस तो देनी पड़ेगी ना उसको। तो वो किस किस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, वो डेटा कंप्लीट है कि नहीं है, वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है, उस डेटा के ऊपर कंट्रोल्स क्या है आप उसको असेस करेंगे। और फिर आखिरी चीज़ जो आप काम करेंगे वो ये करेंगे कि जी क्या मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल हो रही है, कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है। और फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक आएंगे सिस्टम जो बनाया गया है तो इसके ऊपर आपके पास जो है वो जो जिस बंदे ने बनाया है क्या स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है, क्या सिस्टम की टेस्टिंग की गई है कि नहीं की गई, क्या सिस्टम की ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों। AI टूल को हमेशा लर्न करवाया गया होगा,
तो लर्न किस डेटा के ऊपर कराया था, क्या वो डेटा कंपनी के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, मतलब ऐसे बहुत से सवाल होंगे। वो हैंडआउट लाजमी देखना, वो 315 से लिंक्ड है और बड़ा अच्छा हैंडआउट है मेरे बच्चों। समर 2024 में अब्दुल बासित, मेरा बच्चा सिर्फ आपके लिए, समर 2024 में ये क्वेश्चन नंबर 2 आया था। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर मैनेजर टू लीड द ऑडिट ऑफ Zenith Telecommunication Limited, a leading telecommunication company with a large clientele. The company offers a wide selection of services including high-speed data plans, voice communication plans, and hybrid plans designed to address the unique requirement of its customer base. During the initial risk assessment, revenue has been identified as an important and high-risk audit area. The following information has been gathered regarding the company's revenue. To deliver its service effectively, the company employs a state-of-the-art infrastructure that seamlessly manages the customer subscription. This system automates the process of customer sign-up, subscription modification, existing subscription, and plan and migration for those switching between the various service options. The company's revenue is mainly derived from the monthly subscription, different packages, pay-as-you-go option, over user data fees, this. Revenue for these services is automatically recognized by the system at the point of sale during usage or upon change. तो इसका मतलब है जो कंपनी का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, प्यारे बच्चों, वो कौन कर रहा है? वो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। क्या सिस्टम में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है? क्या आईटी सिस्टम है? जब आईटी सिस्टम है तो क्या जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल रेलिवेंट हो जाएंगे मेरे बच्चों? मुझे कॉमन सेंस वाली बात बताओ, क्या कस्टमर का डेटा अनऑथराइज चेंज होना चाहिए? जो फीस स्केड्यूल डेटाबेस में आ रही है, क्या उसके ऊपर कोई कंट्रोल होने चाहिए? उस फीस स्केड्यूल जो हमारे पास आ रही होंगी। बच्चों समझ आ रहा है? ये 7 नंबर का सवाल है। और अगेन वो आपसे कह रहा है स्ट्रेटेजी बताओ, जो मैंने आपसे क्लास के आगाज़ में कहा था कि वो उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको किसी की तरफ लेके जा सकता है, वो रिस्क की तरफ लेके जा सकता है, वो आपको इम्प्लीकेशन की तरफ लेके जा सकता है। तो थोड़ा बहुत आधे पौने घंटे में कुछ समझ आया मेरे बच्चों? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ आ गया कि इन केस अगर वो 8, 10, 12 नंबर का आपसे आईटी पूछता है, जो कि बच्चे पढ़ते ही मतलब हार मान जाते हैं ना यार, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा, चीज़ों को करिएगा, इंशाल्लाह बड़े आराम से होगा। अच्छा, मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स को यूज़ कर सकती है रिस्क की आइडेंटिफिकेशन में, रिस्क की असेसमेंट में, सही है। वो यूज़ कर सकती है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए, वो यूज़ कर सकती है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए, वो यूज़ कर सकती है फ्रॉड की डिटेक्शन के लिए, वो यूज़ कर सकती है कोई भी एनोमली आइडेंटिफाई करने के लिए। आप सब ने माशाल्लाह ऑडिट फॉर्म में चीज़ें यूज़ करी होंगी ना। अच्छा, ये डेटा एनालिटिक्स के ऊपर वैसे पोर्टल पे लेक्चर आ रहा है मेरे बच्चों, पोर्टल पे लेक्चर आ रहा है, लेकिन मैं अलग से भी चीज़ें कुछ छोटे वॉइस हैंडआउट्स वगैरह या वॉइस नोट्स वगैरह आपको भेज दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।